एक बार फिर स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा कर रहे हैं 66 साल के आज़ादी के बाद पूरा देश जश्न मनाने को तैयार है, लेकिन 66 साल के बाद जो आज़ादी के मकसद और मायने थे उसमें से हमने कितना हासिल किया, क्यों उस पर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि अगर राष्ट्रपति जी के भाषण को, संदेश को हम देखें, और ये पहली बार नहीं है, जैसा मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि इन तरह के तमाम जो खामियां हैं उनको चिन्हित किया जाता है नीरज जी, लेकिन उस पर अगर देखें काम करने की बात तो उसमें बहुत, अगर कहीं हो भी रहा है तो गति इतनी धीमी है कि उसे लोग देख नहीं पा रहे हैं। देखिए, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने जो उनका संबोधन है, जितना मैं समझ पाया हूं जी, कि गौरव का भी आत्मबोध उन्होंने कराया। उन्होंने कहा कि हमारा हेरिटेज ये है देश का, और चुनौतियां हैं उसको भी। जी, अब एक महत्वपूर्ण बहस का एक विषय बना है, और हम समझते हैं कि यह बहस का विषय सामयिक भी होगा कि जिन विषयों की चर्चा आप चुनौतियों के रूप में कर रहे हैं जी, तो क्या देश में इस पर विचार किए जाने की जरूरत है या नहीं कि 1990 के बाद जो नौ उदारवाद की नीतियां अपनाई गई, जी, जो वैश्विक आधार पर पूरी दुनिया से कॉम्पिटिटिव रूप में हम कहाँ खड़े होंगे, उसके आधार पर किया गया। हम भी सरकार में रहे, सारे लोग सरकार में रहे, लेकिन जो फलाफल निकल करके आया उससे जो समाज के अंदर गैर बराबरी जो बड़ी तेजी से बढ़ा, और हमारी ये समझ है कि जिसके चलते देश विभिन्न चुनौतियों से आज जूझ रहा है, क्या उस पर कोई विचार किए जाने की जरूरत है कि नहीं। कि पंडित नेहरू ने जो सार्वजनिक निवेश किया और जो देश के अंदर में बड़े बड़े कारखाने खुले, और वो जो निजी विनिवेश का दौर चला, चाहे आप दूसरे तरफ प्राकृतिक संसाधन, अभी आप उत्तराखंड में हमने इतनी बड़ी त्रासदी झेली, नौ उदारवाद के कारण यह आरोप भी लगता है कि भाई प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग भी हो रहा है। तो ये सारी चुनौतियां हैं, और ये कोई सामान्य चुनौती नहीं है। अभी गांव के कस्बे तक विद्यालय पहुंचे कि नहीं पहुंचा या नहीं, वहां शिक्षक है कि नहीं, ये सवाल अब तक देश की आज़ादी के 66 साल तक पेश है। तो हमारी समझ है कि यही कारण है कि देश का एक हिस्सा है वो विकसित के इलाके में खड़ा हो गया, विकसित के श्रेणी में आ गया, दूसरा हिस्सा है वो विकास के दौर में पीछे है। तो एक मानव विकास, आप जो बात कह रहे हैं, मैं प्रणब मुखर्जी जी के जो भाषण राष्ट्रपति जी के, उनमें से कुछ अंश मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं। शिक्षा प्रणाली के माध्यम से समाज को फिर से नया स्वरूप दिया जा सकता है। विश्व स्तर का एक भी विश्वविद्यालय न होने के बावजूद, आप ये देखिए 66 साल के बाद राष्ट्रपति जी ये कह रहे हैं, इस पे गौर डॉक्टर साहब प्रदीप जी, कि विश्व स्तर का एक भी विश्वविद्यालय न होने के बावजूद हम विश्व शक्ति बनने की आकांक्षा नहीं पाल सकते। इतिहास गवाह है कि हम कभी पूरी दुनिया के मार्गदर्शक हुआ करते थे। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लवी, सोमपुरा और उदांतपुरी, इन सभी में वह प्राचीन विश्वविद्यालय प्रणाली प्रचलित थी जिसने 6ठी सदी ईस्वी पूर्व से 1800 वर्ष तक हमारी पूरी दुनिया पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा। ये विश्वविद्यालय दुनिया भर के सबसे मेधावी व्यक्तियों तथा विद्वानों के लिए आकर्षण के केंद्र थे। हमें फिर से वह स्थान प्राप्त करने का प्रयास करना होगा, इस पे जरा गौर प्रयास करना होगा। विश्वविद्यालय ऐसा वटवृक्ष है जिसकी जड़ें बुनियादी शिक्षा और स्कूलों के एक बड़े संजाल में निहित होती है, जो हमारे समुदायों को बौद्धिक उपलब्धियां का मौका प्रदान करता है। हमें इस बौद्धिक वृक्ष के बीज से लेकर जड़ों तक तथा शाखा से लेकर सबसे ऊंची पत्ती तक हर हिस्से पर निवेश करना होगा। आप इस मर्म को, इस दर्द को, एक कहीं ना कहीं जो खामियां उसको जो चिन्हित कर रहे हैं डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, आप देखिए, आप कहीं ना कहीं साफ संकेत दे रहे, शिक्षा में जो हमारी नीति, जो हमारी नीयत, जो हमारी सोच, जो हमारा निवेश होना चाहिए था, वो हम नहीं कर रहे हैं। ये तो स्पष्ट रूप से है ना, 66 वर्ष के बाद जी, अगर देश के अंदर ये बहस चल रही है कि समान शिक्षा प्रणाली होगा कि नहीं, आम लोगों के लिए एक विद्यालय होगा कि नहीं, और अभी आप देख रहे होंगे पूरे शिक्षा में भी एक जिसकी चर्चा उन्होंने की, नालंदा विश्वविद्यालय। अब आप जानते होंगे दिलीप जी कि नालंदा विश्वविद्यालय में कोई व्यक्ति अगर साक्षात्कार देने जाता था तो द्वारपाल उसका पहले साक्षात्कार लेता था जी, एडमिशन की प्रक्रिया में, नामांकन की प्रक्रिया में। ये गौरवशाली इतिहास रहा है। माननीय राष्ट्रपति जी, सवाल ये है कि हम इन चीजों को चिन्हित करते हैं। आप देखिए,
उन्होंने जो और बातें एक मैंने ये तमाम चीजें नहीं है, उन्होंने कहा समावेशी शासन के बिना हम समावेशी विकास प्राप्त नहीं कर सकते। यानी ना हमारे पास अभी तक हमने समावेशी शासन विकसित नहीं कर पाए हैं, इसलिए समावेशी विकास हमारे यहां नहीं है। बड़े सवाल हैं ये। नहीं, जो राष्ट्रपति जी ने अलग अलग दायरे में बहुत से सवाल, बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, इसलिए आने वाले समय में ये बहस के मुद्दे भी बनेंगे। जैसे अभी आप कह रहे थे कि मैं कह रहा हूँ पिछले 60-66 सालों में ऐसा नहीं कि आर्थिक विकास नहीं हुआ, गरीबी में भी जो हमारे वहाँ एब्सोल्यूट विकास में समावेशी विकास नहीं है, वही चीज में आ रहा हूँ जी। एब्सोल्यूट जो भुखमरीपन थी, काल थी, उससे हमने हमसे मुक्त हुए हैं। लेकिन जो इस बीच जो नया विकास हुआ, उस विकास में मैं एक चीज है जो डिबेट यही है कि जो निचला 20% है उसको और जो ऊपरी का 20% है, ये जो ग्रोथ बढ़ी है विकास में, इसमें वितरण असमान हुआ है। ऊपर का 20% 80% का शेयर ले गया और नीचे का जो 20% है, ये तो आजादी के पहले की स्थिति में आपने कितना बदलाव किया चीज है। तो इसलिए हमको देखना पड़ेगा। देखिए आप उस उपलब्धि को दरकिनार नहीं कर रहा हूं। से अभी आपने कहा उपलब्धि का मायने क्या है? आप आज एक चीज भी समझे, देखिए राष्ट्रपति जी ने खुद इशारा भी किया है कि 2 सिस्टम है, हम उस ओर आगे बढ़ भी नहीं है। लेकिन सवाल है कि उन्होंने कहा कि इस पिछले कुछ वर्षों से लीगल इंटर में कानूनी अधिकार, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का अधिकार मिला है, रोजगार का अधिकार मिला है, लोगों को सूचना का अधिकार कानून मिला, अभिभोजन अधिकार मिला। नहीं, एक चीज मैं देखो उन्होंने जो कहा है, हम उसको भाई ये क्या कम उपलब्धि है? ये कम उपलब्धियां नहीं, उन उपलब्धियों को चीज समझने को मेरी बात पहले सुन लीजिए कि जो राइट्स मिले हैं उन राइट्स में डिलीवरी सिस्टम और मजबूत होना चाहिए। जो इस दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार अधिकार कानून है, उसकी उपलब्धि में, उसकी डिलीवरी में अभी भी कुछ कमियां हैं, उसकी ओर उन्होंने इशारा किया। हम एक और लोगों को कानूनी अधिकार दे रहे हैं, लेकिन उन कानूनी अधिकारों को प्राप्त करने के लिए मशीनरी है। आपने कानून बनाया, कानूनी अधिकार दिया, लेकिन वो आप कहते हैं हमने अपनी जनता को रोजगार, शिक्षा, भोजन, सूचना के अधिकार की कानूनी गारंटियों के साथ हकदारियों प्रदान की हैं। अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन हकदारियों से जनता को सच्ची अधिकारिता प्राप्त हो, यानी सच्ची अधिकारिता प्राप्त नहीं है। नहीं है उनका कहना है भाई, उसको और डिलीवरी मैकेनिज्म को और मजबूत बनाने की जरूरत है। और उस ओर भी हम लोग आ रहे हैं। सवाल है कि जो लोगों के अधिकार कानून है, करप्शन के खिलाफ है, करप्शन पे उन्होंने चिंता बनाई। और मैं समझता हूं कि उनके इशारे को समझ करके हमारी जो उन्होंने एक चीज़ कहे कि जो हमारे 3 सिस्टम है कि लेजिस्लेचर है वो विधायकी अपना काम करेंगे, जुडिशरी अपना काम करेगी, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी, तो एक माहौल बनेगा। जो एक सारे में उन्होंने बात की है उसको हमको समझने की जरूरत है। डॉक्टर साहब देखिए, एक तो बहुत अच्छा अतीत की बात माननीय राष्ट्रपति महोदय ने किया है। देखिए, जो गुलामी का जो पीरियड था इस देश का, जो अतीत हमारा था, उस गुलामी के पीरियड में जितना नुकसान बर्बादी हुआ हमारा सब ढंग से किया है, उसकी भरपाई कोई 50 साल 66 साल कर लेगा, ये कोई सोच ले तो ये बिल्कुल और किसी के बस की बात नहीं है। ये 600 साल लगभग हम बर्बाद होते गए। माफी चाहते हुए मैं आपसे बीच में मैं रोक रहा हूं। आप तमाम जो समस्याएं थी उनको दूर नहीं कर सकते थे, इसकी संभावना भी नहीं थी कि 50 साल में आप दूर कर लेंगे। लेकिन कुछ बुनियादी चीजें हैं, एक दिशा है, जिस दिशा को अगर आपने तय कर दिया तो दशा बेहतर होने की आप उम्मीद लगा सकते हैं। यहां जो सवाल उठ खड़े हो रहे हैं वो दिशा पे है। देखिए, आप दशा से ज्यादा दिशा पे है। देखिए, बंगाल फेमिन का नाम सुना होगा आपने। ये इतना बड़ा अकाल पड़ा था, दुर्भिक्ष था। आज आजादी के बाद से कहें चाहे समाज के प्रयास से, किसान के प्रयास से, राज व्यवस्था के प्रयास से आज ऐसा दुर्भिक्ष अकाल नहीं हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। उसमें 6 लाख लोग मर गए थे। मतलब यह है कि आजादी के पहले जो स्थितियां थी वो आज बिल्कुल बदली हुई है, लेकिन तब भी समस्याएं हैं। आप ये देखिए, 67% लोगों के लिए आप भोजन की सुरक्षा का अधिकार के हक की आज आप कानून बनाने की बात कर रहे हैं। 67% लोग, ये बिल्कुल हम ये मानते हैं कि तो आप ये देखिए कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं,
वो अन्न पैदा कर रहे हैं, वो अन्न सड़ जाते हैं, उसके लिए आपके पास बोरी नहीं है, उसके लिए आपको गोदाम नहीं है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कहता है आप इसे बांट दीजिए, आप कहते हैं इसे बांट। ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस है, बिल्कुल नीरज भाई ने जो कहा कि डेवलपमेंट मॉडल का जो डिफेक्ट है, ये बड़ी बात उन्होंने कहा है कि जो डेवलपमेंट मॉडल को हमने एडॉप्ट किया है, चाहे एडॉप्ट सरकारें की हो, जिस किसी ने किया हो। देखिए, गांधीयन मॉडल था, नेहरू जी का मॉडल था, ये दो मॉडल अब इस देश में है, लेकिन कहीं ना कहीं गांधी जी का मॉडल को लोगों ने इग्नोर किया। आज उन कारणों से जो देशज व्यवस्था हमारी है वो ध्वस्त हो गई है, देशज तरीका हमारा ध्वस्त हो गया है, इन कारणों से ये स्थिति बन रही है। इसलिए हमें लगता है कि उस मॉडल पे पुनः चर्चा करने का आह्वान किया है माननीय राष्ट्रपति महोदय ने। इसलिए कैसे हम लोग विकास का नया मॉडल जो शुद्ध देशज मॉडल हो, कोई विदेश से लाया गया मॉडल नहीं हो, कोई माइग्रेट किया हो, कोई वहां से इंपोर्ट किया हुआ मॉडल नहीं हो, इसलिए हम उस मॉडल को कैसे ला सकते हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। उस तरफ ध्यान दिया उन्होंने है। और आज निश्चित तौर से हम मानते हैं कि इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स से भी इंपॉर्टेंट हो गया है, इकोनॉमिक्स सोसाइटी से इंपॉर्टेंट हो गया है। इसलिए कैसे लोगों का ये हो, और आज जो संकट लग रहा है कि भोजन संकट हो सकता है, इसलिए भोजन का अधिकार, भूमि का अधिकार, भवन का अधिकार, जिस समाज को कर्तव्य करना आता था, वह समाज अपने अधिकार ही अधिकार में उलझ सा गया है। इसलिए इस कर्तव्य की जो उन्मुख समाज था, वह समाज अधिकार उन्मुख हो रहा है। चिंता की बात है यह, जो जताया माननीय राष्ट्रपति महोदय ने है। इसलिए आइए हम सब मिल करके इसमें कुछ प्लान करें, सोचे हम सब लोग, और राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठ करके हम लोग को प्लान करना चाहिए कैसे उन समस्याओं की ओर जिस तरफ ध्यान दिलाया है माननीय राष्ट्रपति महोदय ने, उस तरफ का निराकरण चिंतन करें हम सब और उसका निदान करें। ये आज की आवश्यकता है, मुझे लगता है। लेकिन जो चिंताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, जो तमाम तरह के जो चिन्हित किए जाते हैं, और ये पहली बार, जैसा मैंने कहा, ये पहली बार चिन्हित नहीं हो रहे, पहले भी चिन्हित हुए हैं, लेकिन उस पर आप एकाग्रता, जिन लोगों ने आज़ादी के लिए बलिदान दिए, जो लोग शहीद हुए, जिन लोगों ने 200 साल की उस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा, एक के बाद एक कुर्बानियां उन्होंने दी, उनके तो मकसद थे, वो तो चाहते थे सिर्फ अंग्रेज नहीं जाए, बल्कि पूरी गुलामी की जो सोच है वो भी जाए। एक चीज है ना, जो मैं आज अगर आप तमाम एक के, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे ऐसा कोई अवसर हो जहां पे लोगों को बोलने का या संदेश देने का मौका मिलता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे आप हो, चाहे कोई और नेता हो, तो ये खामियों को चिन्हित करते हैं, लेकिन रोड मैप नहीं देते हैं कि चलिए एक एक करके हम इन चीजों से कैसे निपटेंगे। रोड मैप भी तो दिया है राष्ट्रपति जी खुद, उनकी स्पीच की और बढ़ी है ना जी, बताएं। उन्होंने खुद कहा है कि एक तरफ जो हमारी कमियां थी और दूसरी तरफ धीरे धीरे हम बढ़ रहे लीगल एंटाइटलमेंट्स की ओर, कि लोगों को कानूनी रूप से अधिकार की ओर भी सशक्त कर रहे हैं, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसान का सवाल, भूमि अधिकरण के सवाल पर हो, इधर और बढ़े हैं। ये हम जो लीगल एंटाइटलमेंट लोगों को जो अधिकार दे रहे हैं, उन अधिकारों की डिलीवरी सिस्टम को और मजबूत करने की जरूरत है, इस और उन्होंने। दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा, जब गांधी जी ने इस देश की आज़ादी, और उन्होंने खुद भी कहा कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम 5 सालों में वोट दे दें। डॉक्टर अंबेडकर यही कहते थे, भारत में हम लोकतंत्र एक ऐसे समाज में लगा रहे हैं जो सोशली कंजर्वेटिव है, जो समान नहीं है। तो ये देखो, इस देश को इसने 66 सालों में बहुत आगे बढ़ा है। बहुत से तबके थे जिन्होंने के पास न शिक्षा का अधिकार था, न संपत्ति का अधिकार था, वो वंचित वर्ग आज आगे बढ़ रहा है, आगे अपने अधिकारों के लिए चेतन हो रहा है। एक टकराव हर जगह है, जुडिशरी के अंदर भी टकराव है। आज ही हमारे पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल उठाता है कि कभी देखिए, आज जिन बातों को उन्होंने चिन्हित किया, नीरज जी आप जरा गौर फरमाएं, सिद्धांत के बिना राजनीति, श्रम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान और त्याग के बिना पूजा, ये गांधी जी की सलाह दी थी। और कह रहे हैं कि हमें इससे जो है बचना चाहिए। यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इसमें लिप्त हैं, संलिप्त हैं, आप ये कर रहे हैं, लेकिन बचना चाहिए का मतलब है कि आज वो स्थिति में हम जिन मकसद से आज़ादी के तरफ वो पूरी लड़ाई
90 साल की लड़ाई, उससे ज्यादा की लड़ाई जो हमने लड़ी, वो चीजें आज वो मूल्य भी नहीं है आपकी सियासत में। वो मूल्य नहीं, अगर आप अपने इंटरप्रिटेशन को राष्ट्रपति जी के उसको कैसे समझेंगे आज आप? ये उन्होंने बहुत सी उपलब्धियों के साथ साथ जो हमको प्राप्त करना है उनकी बिल्कुल आप समझ सकते हो इशारा किया, शिक्षा के क्षेत्र में हो, आर्थिक प्रगति के क्षेत्र में हो, लीगल राइट्स के विधायिका के संदर्भ में हो। राष्ट्रपति जी ने कहा है कि महात्मा गांधी ने हमें सलाह दी थी कि हमें सिद्धांत के बिना राजनीति, श्रम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान और त्याग के बिना पूजा से बचना चाहिए। देखिए क्या इसको कैसे देखेंगे? आदरणीय राष्ट्रपति जी ने, चूंकि देश के अंदर पार्टी बेस्ड डेमोक्रेसी है, तो राजनीतिक दलों को भी जिम्मेवारियां से उन्होंने लैस किया है और आम लोगों की जो पीड़ा है उसमें समाहित है वो पूरा अभिभाषण जो है। तो निश्चित रूप से जब पार्टी बेस्ड डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी से अच्छा कोई सिस्टम हो नहीं सकता, देश के गौरवशाली इतिहास को भी उन्होंने याद दिलाया, देश की चुनौतियों का भी उन्होंने बताया लोगों को, देशवासियों को ये सारी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को पूरा करने में हम लोगों की भूमिका सबसे बड़ी भूमिका है जी। अगर हमारी भूमिका प्रासंगिक रही होती तो आज तो ये सवाल नहीं खड़ा होता ना, जो सिविल सोसाइटी के द्वारा हो रहा है कि मजबूत लोकपाल बनाया जाए, इसको, इस संस्था को इतनी ताकत दिया जाए। तो उन्होंने एक जिम्मेवारी से लैस किया है और ये आज़ादी के पूर्व संध्या पर है, पूरे देश के लोग जश्न मनाएंगे। तो देश के अंदर जो चुनौतियां, उन चुनौतियों को पूरा करना का भी दायित्व राजनीतिक दलों पर है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, वोट से बड़ी ताकत कुछ नहीं हो सकती है, लोगों का भरोसा है इस पर। वोट तो लोग देते हैं, सवाल वहां नहीं है नीरज जी। लोग जब आप चुनाव करवाते हैं तो लोग वोट देते हैं। लोग जिन उम्मीदों, जिन अपेक्षाओं से आपको वोट देते हैं, क्या उन उम्मीदों पे आप खड़े उतरते हैं? नहीं, देखिए अब उसका दो पक्ष है ना। और यही सवाल 66 साल के बाद, आजादी के बाद, जब आपने लोकतंत्र को आपने अपनाया, तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही थी, जनता वोट देती है, नेता क्या करते हैं। नहीं, देखिए यही महत्वपूर्ण पक्ष है ना जी। लोगों का तो भरोसा है डेमोक्रेसी पर, लोगों का भरोसा है, बिल्कुल है। अगर डेमोक्रेसी पर भरोसा नहीं था तो लोग वोट नहीं डालते, बिल्कुल। परिवर्तन का हथियार भी उसको मानते हैं जी, यह भी महत्वपूर्ण है। तो क्रमिक रूप से लोकतंत्र हमारा मजबूत हो रहा है, इस बात का संकेत है कि अगर लोगों का भरोसा वोट पर है, जन सरोकार पर अब लोग जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछते हैं, नए संदर्भ बदले हैं राजनीति के। उस सवाल का जवाब आप देते हैं कि नहीं देते हैं? देखिए जवाब, उस सवाल को जो जिन समस्याओं को लेकर वो वोट देते हैं, वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी को चुनते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को चुनते हैं, उनसे उनको क्या मिल रहा है? अगर पूरे उनको क्या डिलीवरी आप कर रहे हैं? नहीं, पूरे तौर पर अगर समस्याओं का निराकरण जी हम नहीं कर पाते तो पार्टी बेस्ड डेमोक्रेसी से लोगों का विश्वास उठ जाता। आज जो गुस्सा है, जिस वक्त अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि लोगों में गुस्सा भी है, डिलीवरी नहीं करते। नहीं, ये अपेक्षाएं हैं जी। देखिए अपेक्षाएं हैं इस बात का कि भाई डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसमें मानव विकास का क्या स्थिति है। मैं लोग अब सवाल मैं एक सिर्फ उन्होंने जो पॉइंट का 120 करोड़ से अधिक आबादी वाले हमारे विकासशील देश के लिए विकास और पुनर्वितरण के बीच बहस अत्यावश्यक है। जहां विकास से पुनर्वितरण के अवसर बढ़ते हैं, वहीं आगे चलकर पुनर्वितरण के से विकास की गति बनती रहती है। दोनों ही बराबर महत्वपूर्ण है। दूसरे के हितों के विपरीत इसमें से किसी एक पर भी जोर देने से देश के दुष्परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, जो हो रहा है। ये तो मैंने आपसे शुरू में ही कह दिया ना। तो दो चीजों हम देखें, क्या इन 66 सालों में हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़े हैं? क्या आप वाकई बढ़े हैं? ये बड़ा सवाल है। आप ये देखिए, अगर कुछ लोगों को बेहतरीन शिक्षा, जो आज कुछ लोगों का प्रदीप जी आज जो पैसा खर्च कर सकते हैं उनको बेहतर शिक्षा प्राप्त है। आज जो पैसा खर्च कर सकते हैं उनके पास बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम सुविधाएं उनके लिए है। आज आप एक देश के पहले उसको दीजिए आबादी के लिए, क्या आप वाकई इन कामों को कर पाने में? इस बात को समझिए, पासवान जी ने भी जो बात की थी कि इन 66 वर्षों में जो एक्सट्रीम गरीबी के कुछ पहलू थे, इस लोकतंत्र ने उस पर विजय पाने में सफलता पाई। अकाल पूरी तरह से इस देश में जो एक सिस्टम था, लाखों लोग मर जाते, बंगाल का अकाल तो हिस्ट्री बन चुके। लेकिन आज देखिए अकाल, आज अन्न भंडार है आपके, आज अकाल भरे हुए हैं, ये अन्न भंडार भरे हुए हैं, भूखे सोए हुए हैं। पहले आप सुन लीजिए,
अकाल की स्थिति से हम दूर हुए हैं। शिक्षा के ये तो क्षेत्र अकाल से भी, में देखिए प्राइमरी अकाल से भी ज्यादा, देखिए आप इसको नहीं शिक्षा मानेंगे, के क्षेत्र में हमने प्रगति की है, एक बात इलेक्ट्रिशियन के क्षेत्र में किसानों की स्थिति में आगे बढ़े हैं। मूल प्रश्न जो उन्होंने उठाया, मेरा जो सवाल है, आप एक जो सवाल है आप इसको सुने कि पहले आपके यहां अकाल था, अन्न नहीं था, लोग मरते थे। आज आपके पास अन्न है फिर भी लोग मरते हैं। तो ये कौन सी इस दशा को आप क्या कहेंगे? स्थिति ऐसी नहीं है, अकाल है, जो गरीबी की जो सीमा है, जो प्रोडक्शन है। आज जो राष्ट्रपति जी ने भी कहा उस और जो फूड सुरक्षा बिल भी हमारा है कि लोगों को एक अधिकार के रूप में भोजन राज्य को देना उसका दायित्व है। राज्य उस दायित्व से पीछे न हटे, इसलिए ये कानून भी आ रहा है। उनका कहना भी है, जो आप जिसको कोट भी कर रहे थे, कि आर्थिक प्रगति और पुनर्वितरण के बीच में जो असमानता है, कि हम एक वो प्रगति करें कि दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग 4 इकोनॉमी में हम हैं, उसमें जो हिस्सा हमारे निचले 20% और ऊपरी 20% में अलग अलग रूप से बट रहा है, उस रीडिस्ट्रीब्यूशन में एक समानता होनी चाहिए। ये राष्ट्रपति जी का महत्वपूर्ण इशारा है। मैं समझता हूँ इसको हम सभी राजनेता हों या हमारा जो सिस्टम है, जिन पर सब है, वो इस पे इशारा लेगा। इशारों को समझे, हम उसको हम देखें, देखिए समझ लें। शुरुआत तो हुई है। आपने भी कहा है कि वो चीज जो एक्सट्रीम चीजें थी पोटो, उनसे हमने एक मुक्ति मिली है। हम आज विकास के एक दौर में पड़े, अब वो तो नहीं कह सकते। शिक्षा के क्षेत्र में हमने प्रगति की, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में प्रगति की, हेल्थ के क्षेत्र में हमने प्रगति की है। लेकिन आज ये जो है कि अभी जो नया विकास का दौर है, उस विकास में सबको हिस्सा भागीदारी का होना चाहिए। इसके अंदर एक नया निकालना होगा। मैं जो समझ पा रहा हूं, आपने जो समझा बिल्कुल सही। आप अपने चश्मे से उसको देख रहे हैं और जायज भी है, उसमें कई बातें बिल्कुल उसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जो बुनियादी जो सवाल, जो दशा बदलने की बात थी, दिशा जो सही जो नहीं की, ये बुनियादी सवाल है। आपकी दिशा और दशा दुरुस्त है क्या? अगर दिशा और दशा दुरुस्त है तो ये तमाम चुनौतियां जिनको चिन्हित बार बार किया जा रहा है, उस पर आगे आप क्यों नहीं बढ़ पाते? आपके अन्न भंडार भरे हैं लेकिन भूखमरी जारी है। किसान अन्न भंडार भरते हैं, वो आत्महत्या भी करते हैं। कहीं तो एक डिस्कनेक्ट है जिसको आप या तो समझना नहीं चाहते या समझ के भी उसको अनदेखी कर रहे हैं। देखिए, इस डेमोक्रेसी में यूँ समझे आप कि जो सिस्टम है, जैसे इस देश दुनिया में पूंजीवादी व्यवस्था है, लोकतंत्र है, साम्यवादी व्यवस्था है, तो डेमोक्रेसी और पूंजीवादी व्यवस्था जो है ये क्या है कि डिमांड इकोनॉमी है। कम्युनिस्ट में कमांड इकोनॉमी है, वहाँ एक कमांड है, वहाँ पे बाजार पे कमांड है, अखबार पे कमांड है, मीडिया पे कमांड है, बाकी है। अब डेमोक्रेसी में क्या है कि लिबर्टी सबको है, समाज का लिबर्टी है, सब जगह जाना चाहिए, डिसेंट्रलाइज हो, डिवॉल्व हो, ये बातें हो रही, डिस्ट्रीब्यूट हो, रिडिस्ट्रीब्यूट हो। कुल मिलाकर के जो जनतंत्र की जड़ें हैं हमारी, उन जड़ों की ओर, उसमें ठीक आपने कहा कि उसमें कुछ दोष भी है, कुछ त्रुटियां भी हैं, और उस कारण से मतलब कि इसको कुछ लोगों ने हाईजैक कर रखा है। जैसे कि अब आप ये समझे कि डेवलपमेंट का जो एक हाइप खड़ा किया गया है इस देश में जी, विकास का एक हवा तो खड़ा किया गया है निश्चित तौर से। जैसे आपने कहा कि भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ गया, प्राइवेट हॉस्पिटल आ गया, हम ये पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इनका निजीकरण तो हुआ है और घोर इनका व्यवसायीकरण हो गया है जी। कल तक जो सरकारी संस्थानें, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल जो कुछ डिलीवर कर रहा था, वह बिल्कुल ये प्राइवेट संस्थान डिलीवर नहीं कर रहा है। किसके कॉस्ट पे? जनता के कॉस्ट पे, स्टेट के कॉस्ट पे, और स्टेट के एक्सचेकर के कॉस्ट पे कर रहा है। और सबका प्रयास यह है कि कैसे हम इस राजकोष में से कैसे अधिकांश हिस्सा ले लें। इसलिए जो चिंता जायज इन्होंने किया है, बिल्कुल शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में आप देख ले कि साहब कंप्लीट जो व्यवसायीकरण हो गया है, कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। इसलिए शिक्षा स्वास्थ्य का स्थिति तो बिल्कुल ही, खास के बिल्कुल 90 के बाद से जो स्थितियां बदली है इस ढंग से, उससे और भी ज्यादा नुकसान हमें हो रहा है। इसलिए हमें लगता है कि इसको जो भी राज व्यवस्था में जो पार्टियां लगी हुई रहेंगी, उनके लिए आगे आने वाला वर्ष चुनौती का वर्ष होना चाहिए जी, और उसकी तैयारी की पूरी एक रोडमैप बनना चाहिए, ये मुझे लगता है। इसलिए आने वाला जो 15वीं ये 16वीं लोकसभा होने वाली है, उस लोकसभा में एक ढंग का लीडर चाहिए हम सब लोगों को,
जिसको देश का चिंतन हो, देश की व्यवस्था हो, जो देश को जानता समझता हो, जो दल देश को जानता समझता हो, जिसके लोग वाकिफ हो इस बात से। इसलिए हमें लगता है कुल मिलाकर के कि देश अभी इस मुकाम पे खड़ा है, जिस मुकाम पे देश को बिल्कुल एक फिलोसफर किंग चाहिए, एक थिंकर किंग चाहिए। देश को एक अच्छा ऐसा चाहिए जो देश की चिंता दिन रात करे, इस देश को जो समझने वाला व्यक्ति हो करे। इसलिए ये बात बिल्कुल नीरज जी उन्होंने है बहुत कम शब्दों में आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने बिल्कुल चुनौती दिया है और ललकारा है इन चुनौतियों को, जिन चुनौतियों को उन्होंने चिन्हित किया है। और ये चुनौतियां सिर्फ उन्होंने चिन्हित नहीं किया बल्कि आप और हम तमाम लोग इसको देख रहे हैं। क्या लगता है कि जो हमारी दिशा है, दशा है, उसको तय करने के लिए राजनीतिक दलों में ये चेतना है? बहुत कम शब्दों में देखिए, नीतियों के पुनर्समीक्षा की जरूरत है। तंत्र को ठीक किया जाना एक क्रमिक प्रक्रिया है, वो चुनौती है। और हम तमाम राजनीतिक दलों के ऊपर महती जिम्मेवारी है कि लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का प्रति सम्मान का भाव रहे। इसका दायित्व भी देश के राजनीतिक दलों का है, जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, डॉक्टर संजय पासवान जी, प्रदीप जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।